So today we are here again together to continue with your chapter of chapter number 1, that is your how, when and where. ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम उसको समराइज करते हुए आगे बढ़ के फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. ओके, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं. तो हमने पिछले चैप्टर में पिछली क्लास में देखा हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, यानी हम डेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई हिस्ट्री को अक्सर डेट्स के साथ जोड़ दिया जाता है और लोग इसको देख के बोर होते हैं कि भाई हिस्ट्री का मतलब इतने सारे डेट्स मेमोराइज़ करने पड़ेंगे. लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्यों हमको ऐसा ज़रूरी होता है कि हमको डेट्स को मेंशन करना पड़ता है. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर इवेंट में जो हम डेट को फिक्स करें. ठीक है, तो पहले जो लोग थे यानी हिस्टोरियंस थे, उनकी जो एक कथा कहानी चलती थी, यानी जो भी वो हिस्ट्री लिखा करते थे, तो उनकी हिस्ट्री सिर्फ किस चीज़ पे फोकस करती थी, डेट्स के ऊपर. ठीक है, कि भाई किस डेट को कोई रूलर जो है वो राजा बना या किस डेट को उसने कोई लड़ाई लड़ी. ठीक, तो इसीलिए हिस्ट्री और डेट के बीच में गहरा संबंध पाया जाता था. तो लोग हिस्ट्री और डेट्स का मतलब एक ही निकालने लग गए थे. ओके, तो हिस्ट्री एक्चुअली क्या होती है? हिस्ट्री होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो चेंजेस हुए हैं. ओके, और किस प्रकार से आपके जो बदलाव हुए, जो कि पहले कैसे थे और आज के टाइम में किस प्रकार से हो गए हैं. तो इसमें हम एक्चुअली हिस्ट्री में करते क्या, हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं. इसलिए हम लोग आपका जो टाइम को रिफ़र करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर यानी पहले, यानी पास्ट. ओके, आफ्टर यानी बाद में, जैसे कि प्रेजेंट. ठीक है, जैसा कि जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं. ठीक है, तो यानी पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करना ही आपका हिस्ट्री है. ठीक, और हम लोगों ने आपका देखा कि आज के हम जिस युग में रह रहे हैं ये पूरी तरीके से सुविधाओं वाला युग है. ठीक है, हमको हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, आरामदेह ज़िंदगी है. तो हम लोगों के लिए क्या ये चीज़ें क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, यानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं क्योंकि हमने इसकी कीमत नहीं चुकाई है. ठीक है, अभी हम दो एग्ज़ाम्पल इससे समझ सकते हैं. जैसे हमारी आज़ादी है, तो आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, जिन अधिकारों को हम एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जो जान की बाजी लगाई या जो अपना पूरा एक जीवन दे दिया, तो उन्होंने जो कीमत चुकाई उसका फल हम खा रहे हैं. ठीक है, तो ये आज़ादी हमने संघर्ष करके नहीं प्राप्त की, हमको मिल गई. ठीक है, तो हम इसकी कीमत इतनी नहीं समझ सकते. ठीक है, लेकिन जिन्होंने कीमत चुकाई है, ठीक है, वो इस आज़ादी को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे और इनफैक्ट हमको भी नहीं लेनी चाहिए. ठीक, और अभी हम जैसे सुख सुविधाओं की बात करें तो जैसे कि आदमी का जीवन पहले बहुत ज़्यादा विकट था. भाई खाना, आपका शेल्टर, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा. ठीक है, ये सब चीज़ें इसके लिए बहुत विकट थी. लाइफ ही स्ट्रगलिंग थी. लेकिन आज हम लोगों के लिए लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ना. हमारे पास भाई हमको कहीं जाना होता है तो हमारे पास व्हीकल है, घर बैठे हमको अब लकड़ी नहीं बीननी, हमारे पास गैस है. गर्मी लगती है तो हमारे पास एसी है. ठीक, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी लाइफ जो है कंफर्टेबल हो गई है. और चूंकि हमको आराम से मिल गया है तो हमको इसकी कीमत समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. लेकिन जब कई बार अगर हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा आती है, व्हेन वी बिकम क्यूरियस, तब हम जाके प्रश्न उठाते हैं और वो प्रश्न फिर आपके क्या हो जाते हैं, हिस्टोरिकल. ठीक है ना. तो इसमें हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे, जैसे चाय पीने का एग्जाम्पल, रेलवेज़ आपके, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, है ना. ये सारी सुविधाएं जो आज के टाइम में हमारे पास हैं, तो हम सोच सकते हैं कि एक्चुअली ये पहले थी या नहीं. ओके, सो नाउ हियर, अभी जैसे कि हम डेट्स की बात कर रहे थे, तो अभी डेट्स के बारे में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम एक फ़िक्स डेट बता सकते हैं कि हाँ ये मुद्दा जो है या ये बात उस फिक्स डेट पे हुई होगी. और कुछ इवेंट होते हैं जिसमें हम नहीं बता सकते हैं. ओके, तो जैसे हम बात करें नेशनल मूवमेंट की, या फिर ब्रिटिश रूल कब हमारे ऊपर स्टैब्लिश हुआ, तो हम इसकी एक फ़िक्स डेट नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत लंबा टाइम लगा. ठीक है, दीज थिंग्स हैव हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. Okay, so that is why we have referred to a span of time, because when a event take a long period and the changes become visible, मतलब जब वो जो बदलाव हुए हमको दिखते हैं, हमको तभी पता चलता है कि हाँ ये बदल चुका है. लेकिन इसकी पीछे का जो एक लंबा समय है ये बहुत लंबा होता है, इसमें कोई एक दिन का तय समय नहीं होता है. ठीक है, सो नाउ ये वो इवेंट थे जिसमें कि हम जो है एक फ़िक्स डेट नहीं दे सकते. अब इसको हम दूसरे इवेंट की बात करें जहाँ पे हम डेट फिक्स कर सकते हैं, तो वो है कि भाई जैसे कोई आपका राजा है, वो किस साल में वो पैदा हुआ या किस साल में उसने मुकुट पहना, कब शादी हुई, कि उसके बच्चा हुआ, या फिर उसके बाद कौन सा जो है उसका उत्तराधिकारी था
जो कि थ्रोन पे बैठा। ओके, इसमें जो है आपकी स्पेसिफिक डेट विच कैन बी डिटरमिन्ड, राइट। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते थे पहले राजाओं के बारे में, उनके किंगडम के बारे में, उनके बच्चे और उनकी शादी, उसको छोड़कर अब हिस्टोरियंस ने थोड़ा सा बाहर निकल के कॉमन पीपल के ऊपर लिखना शुरू किया, है ना, कि भाई वो किस प्रकार से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे किंगडम फैल गए आपके, कैसे मार्केट आए, ठीक है, कैसे नए विचारों का उदय हुआ, कैसे हमारा संस्कृति में बदलाव हुआ, कैसे हमारा समाज बदल गया, ठीक है। तो इस पे जो है हिस्ट्री लिखी जाने लग गई। तो हिस्ट्री का फेज़ आपका थोड़ा चेंज हो गया, राइट। अब विच डेट्स जो आपके टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ा कि भाई जो डेट्स होती हैं या जो इवेंट्स होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हर इवेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक। तो वो विटल कब बनता है, वो इम्पॉर्टेंट तब बनता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट या पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, राइट। तो वो चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर हम फोकस करेंगे, तब वो डेट इम्पॉर्टेंट होगी, तब वो जाके हमारे लिए क्या बनेगी, हिस्ट्री, राइट। देन नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव सीन अबाउट योर ब्रिटिश हिस्टोरियंस, कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो हिस्ट्री कैसी लिखते थे। तो उनकी जो हिस्ट्री थी वो सिर्फ आपकी गवर्नर जनरल की लाइफ के ऊपर केंद्रित रहती थी। यानी जो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबैटन, ठीक है, और इनके अलावा बीच में आपके जितने भी लोगों ने शासन किया, जो भी आपके गवर्नर जनरल आए, वाइसरॉय आए, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में ही हिस्ट्री इन लोगों ने लिखी। और वही उन लोगों ने दर्शाया कि यही पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और वही इन लोगों ने हमको भी दिखाने की कोशिश की, ठीक है। और यहाँ पे इंडियंस के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ओके, सुनाओ। अभी इसमें एक चीज़ और आपको बताई गई है कि हिस्ट्री को हम जो है डिवाइड क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम उसको पार्ट पार्ट में तोड़ के तब बताते हैं, ठीक है। वाई, बिकॉज एवरी चैप्टर हैव सम कोहेरेंस, ठीक है। यानी एक इवेंट को हमने बताया, फिर उसके अगले बार दूसरा, उसी इवेंट का हमने दूसरा पार्ट बताया। क्यों? क्योंकि हर पार्ट में हम कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर डेट में एक इवेंट होता है जिसमें कुछ स्पेशल होता है। ओके, यानी कोई ऐसी चीज़ जिस पर हम क्या करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी स्टोरी को जो है एक शेप मिलती है। ओके, तो अभी हिस्ट्री पे आ जाए तो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल की जो हिस्ट्री थी वो किस चीज़ पे फोकस करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल की लाइफ के ऊपर फोकस करती थी, और इसमें इंडियंस जो है कहीं भी फिट नहीं होते थे, राइट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सो व्हाट वी कैन डू, वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो ओल्ड डेट्स हैं, ओल्ड डेट्स का मतलब जो कि गवर्नर जनरल के ऊपर हिस्ट्री इन लोगों ने लिखी, वो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना होकर अब हम अपनी हिस्ट्री जो है वो लिखें जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और जो हमको जानना ज़रूरी है। ओके, तो इससे क्या होंगी, आपकी ओल्ड डेट्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे और हमारे लिए एक नया सेट ऑफ डेट्स निकल के आएगा। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ डू वी पीरियडाइज, ठीक है, मतलब हम हिस्ट्री को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जेम्स मिल को, उन्होंने 1817 में जो है एक इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। उन्होंने 3 पार्ट लिखे थे एक बुक के, उनके बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उनका मतलब ये था कि इंडियन की हिस्ट्री जो है एक दौर पूरा हिंदू शासकों का आया, और एक दौर जो था वो पूरा मुस्लिम शासकों का, उसके बाद आए आपके ब्रिटिश। तो इन्होंने इस प्रकार से हमारी हिस्ट्री को शो किया। ओके, देन अभी क्या होता है कि भाई इन्होंने तो क्या किया, सिर्फ धर्म के आधार पे, ठीक है, इस प्रकार से लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ धर्म एक मुद्दा होता है जिसके आधार पे हम हिस्ट्री को डिवाइड कर सकें? ऐसा तो है नहीं ना भाई। अगर किसी हिंदू राजा का भी शासन होगा, ठीक, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो उससे हट कर होंगी। तो अभी जब हिस्ट्री कभी भी डिवाइड करें तो उसमें हम क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम उस एक समय में जो कुछ खास होता है उसको दिखाना चाहते हैं, उसके सेंट्रल फीचर्स को दिखाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब आप किसी एक चीज़ में हिस्ट्री को बांट देंगे तो क्या आप उसको दिखा पाएंगे? नहीं। ओके, सो इसीलिए क्या होता है कि हम इस प्रकार से हिस्ट्री को किसी एक धर्म विशेष के साथ बांध नहीं सकते हैं। अभी जो ये मिल साहब हैं, इनके जो विचार थे एशियाटिक सोसाइटीज़ को लेके, एशियाटिक सोसाइटीज़ यानी हम, ठीक है, इंडियंस, क्योंकि हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, और मिल साहब थे वो जो यूरोप से आए हुए थे, ठीक है। सो व्हाट ही थॉट, मिल थॉट दैट ऑल एशियाटिक सोसाइटीज़ वेयर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप,
ठीक है। तो इनके जो विचार थे ये थे कि जो एशियाटिक सोसाइटीज़ के लोग हैं वो अगर सभ्यता की बात करें तो यूरोप से कहीं ज़्यादा वो सब पिछड़े हुए हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम despots ruled over the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social लाइफ, ठीक है। ये कहते थे कि जब हम इस देश में नहीं आए थे, हमारे आने से पहले यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम तानाशाह राजाओं का शासक था। यहाँ पे लोग एक दूसरे के धर्मों को ईर्ष्या की निगाह से देखते थे। बहुत ज़्यादा वर्ग विशेष में फुटमत थी, यानी स्तरीकरण था, भेदभाव था, और यहाँ पे लोग अंधविश्वास के शिकार थे। इस प्रकार से हमारी सामाजिक व्यवस्था को उन लोगों ने बताया, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि हमारा जो एक युग था वो किससे भरा हुआ था, अंधकार से, ठीक है। एंड ब्रिटिश रूल मिलफेल्ड कुड सिविलाइज इंडिया। इन्होंने कहा बस हम ही जो हैं अब इंडियंस को सिविलाइज कर सकते हैं, उनको सभ्य बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा? सो टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हमको ये करना है कि जो भी यूरोपियन तमीज़ है, तहज़ीब है, हमारी कलाएं हैं, संस्थाएं हैं, कानून हैं, जो कुछ भी हमारे यहाँ जैसे होता है वैसा का वैसा हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करें। सो मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश कुड कनकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब जब हम पूरे भारतवर्ष पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे ज्ञान का उद्भव होगा, ठीक है। क्योंकि भाई इनके हिसाब से इनके आने से पहले हम किस में थे, अंधकार में थे, ठीक है ना। वो पीरियड अंधकार का था। अब इनके आने के बाद जो है हमारे यहाँ ज्ञान का प्रसार होगा और लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे, तब जाके लोग खुश रहेंगे। सो फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट द ब्रिटिश हेल्प। और जब तक हम इनकी मदद नहीं करेंगे तब तक इंडिया आपका आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि जो जेम्स मिल हैं उन्होंने किस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया और उनके इंडियंस के बारे में या एशियाटिक सोसाइटीज़ को लेकर क्या विचार थे, ओके। सो नाउ इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल्स रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि हमारे आने से पहले यहाँ पे अंधकार का युग था। कैन सच ए कंसेप्शन एक्सेप्टेड टुडे? क्या आज के टाइम में हम इसको एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ओके। क्यों? क्योंकि जो उस वक्त के लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पे इन लोगों ने इतना ज़्यादा उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया था, ये कह कह कर कि तुम असभ्य हो, तुम जंगली हो, तुम बर्बर हो, कि लोग ऑटोमेटिक अपने आप को ऐसा समझने लग गए थे। लोग अपना पास्ट भूल गए, अपना लोग रिच कल्चर, अपनी रिच हिस्ट्री भूल गए, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम इस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करें क्योंकि हम इन चीज़ों को जानते हैं, ओके। सो नाउ इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड एज ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, ओके। सो हिस्ट्री को भले ही आप हिंदू मुस्लिम पीरियड में बांटे, लेकिन आप सिर्फ धर्म विषय से नहीं बांट सकते, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम होने के अलावा भी ऐसे बहुत से फेथ थे, बहुत से विश्वास थे, धर्म थे, ठीक है, जो कि उस वक्त एग्जिस्ट करते थे। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, रूलर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हमको आम लोगों की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। टू डू सो इज़ टू सजेस्ट दैट लाइफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर, ठीक है। यानी आपकी जो हिस्ट्री है वो मात्र राजाओं के और गवर्नर जनरल के ऊपर केंद्रित है, आपको आम लोगों की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, ठीक है। अभी हम इतिहास पलट के देखेंगे तो इंडिया के जो बहुत तरह के रूलर थे वो भी अपने सिर्फ धर्म से विश्वासों से नहीं बंधे थे, ठीक है। अभी हम अकबर का अगर एक उदाहरण उठाते हैं तो अकबर एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो कि जिसने कि हिंदू रिलीजन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया, प्लस उसने राजपूत मेवाड़ की राजकुमारी से शादी भी की, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी धर्म विशेष के साथ किसी पीरियड को हिस्ट्री के नहीं बांध सकते, राइट। सो मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern, ठीक है। अब हमने जेम्स मिल का क्लासिफिकेशन तो देख लिया, तो उसने क्लासीफाई किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। लेकिन अब इसमें जो है जो बाकी हिस्टोरियन थे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने दूसरी क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट यानी प्राचीन, मिडवल यानी माध्यमिक एंड
मॉडर्न यानी आधुनिक में, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार से डिवीजन दी, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, ये भी हमने वेस्ट से ही बोरो किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, तो मॉडर्न का मतलब होता है विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, आज़ादी, बराबरी, ठीक है। इसका मतलब होता है मॉडर्न पीरियड। लेकिन ब्रिटिश जो अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं, सभ्य कह रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें इंडिया में उस टाइम एग्जिस्ट करती थी? और मेडिवल पीरियड को ये कहा जाता था दैट इट वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब मेडिवल एक ऐसा टर्म था जो कि मॉडर्निज्म से एसोसिएट नहीं होता था। So, can we uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was a period of one of economic growth and progress, ठीक है। तो यूरोपियंस जो एशियाटिक सोसाइटीज़ को असभ्य कह रहे थे, जंगली कह रहे थे, पिछड़ा कह रहे थे और ख़ुद को मॉडर्न कह रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस दौर में वो इंडियंस पे रूल कर रहे थे, उस वक्त इंडिया में ना तो कोई लोगों के बीच में बराबरी थी, ना उनको आज़ादी थी, ना उनको किसी प्रकार की किसी चीज़ में फ्रीडम दी जाती थी, ओके। ना फ्लेक्सिबिलिटी थी किसी चीज़ को लेके। प्लस आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ख़राब हो गई। अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे किसान, मजदूर, ठीक है, ये सब भिखारी हो गए। हमारे जो आदिवासी थे, जंगले में रहने वाले जो थे, वो सारे के सारे रोड पर चले आए, ठीक है। यानी सारी अर्थव्यवस्था हमारी ठप हो गई थी, प्रोग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ओके। तो इसीलिए बहुत से हिस्टोरियन इस पीरियड को, जिस पीरियड को ब्रिटिश एनलाइटमेंट का दौर कहना चाहते थे, उसको उन लोगों ने नाम दिया कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक दौर, औपनिवेशिक दौर, ओके। औपनिवेशिक का मतलब यानी जहाँ पे एक देश दूसरे देश का गुलाम हो जाता है, ओके। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल एक्चुअली है क्या। So in this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequences. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste, customs and practices, and the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process of colonization, ठीक है। तो अभी इसमें जो चैप्टर है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आए, उन लोगों ने जो हमारे देश के ऊपर अपना साम्राज्य कायम किया, अपना रूल कायम किया, उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के प्रादेशिक राजा थे, नवाब थे, उनको अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे समाज पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। और वो क्या करते थे, वो हमसे रेवेन्यू लेते थे। रेवेन्यू का मतलब क्या होता था, टैक्स। यानी अगर कोई किसान है, वो अपने खेत में कोई फसल पैदा कर रहा है, तो उसका 1/3 भाग, ठीक है, या 1/4 भाग वो टैक्स के रूप में वसूल कर लेते थे। और उसी रेवेन्यू से क्या करते थे, वो अपने खर्चे चलाते थे, ठीक है। और जो भी चीज़ें यहाँ से खरीदते थे, वे कैसे खरीदते थे, सस्ते में, ठीक। अब यहाँ के किसानों पे दबाव डालते थे ऐसी फसलों को उगाने के लिए जिसको वो बेच सकें, ठीक है। और उन्होंने इसकी वजह से, मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने की, ठीक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, परिणाम क्या हुए, ये आपको आगे जाके बताया जाएगा, राइट। सो यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस, मतलब और भी बहुत से बदलाव उन्होंने किए। हमारी जो नैतिकता है, आदर्श हैं, हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, हमारा पहनावा, हमारे लोक रीतियाँ, त्यौहार, रिवाज, ठीक है, इन सब में उन लोगों ने बदलाव किया, ठीक है ना। अब ये जो है आपका दिया हुआ है, ये है आपका कोलोनाइजेशन का डेफिनेशन, दिस वन, ओके। यू कैन रीड दिस। व्हेन द सब्जुगेशन, यानी जब एक देश दूसरे देश के ऊपर इस प्रकार से अधिकार करे कि उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसको बदल दे, तो इसको हम लोग कहते हैं कोलोनाइजेशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। कोलोनाइजेशन की डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। सो यू विल हाउएवर फाइंड ऑल द क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे, ठीक है। अब ये जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं,
जो ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारे समाज में आया, देश में आया, तो ये सारे वर्ग और सारे लोगों के लिए एक जैसा नहीं था, क्योंकि सबके जीवन को इसने अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, राजा हो, कोई भी हो, ठीक है ना, सबको सबको ही ब्रिटिश लोगों ने हर तरीके से जो है अफेक्ट किया और सबको लाइफ पे अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ा। इसीलिए हम कहते हैं आवर पास्ट्स, ठीक है ना, यानी हमारा एक पास्ट नहीं है, क्योंकि सबके अनुभव एक जैसे नहीं है, हमारे जो अनुभव हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एस लगाते हैं, यानी पास्ट, यानी बहुत सारे लोगों का पास्ट। अंडरस्टूड। नाउ अभी हम जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमको कैसे पता लगी, ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनसे निकल के आती है, हाउ डू वी नो। ओके, सो व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी पिछले 250 साल का जो इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से लोगों को पता चला। सो फर्स्ट सोर्स इज योर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, यानी जो प्रशासन चलाने का तरीका था अंग्रेज अधिकारियों का, वो क्या रखते थे, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे, राइट। सो वन important source is the official record of the British administration, ठीक। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों के लिए लिखना बहुत ज़रूरी था, यानी आप मुंह से कोई चीज़ बोलेंगे तो वो मान्य नहीं है, आप उसको लिख में दीजिए, लिखित करके जब आप लिख देंगे तब वो क्या होगा, वो मान्य होगा। सो एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, ठीक है, यानी आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी नई नीतियाँ ला रहे हैं, आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई फैसले ले रहे हैं, किसी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर चीज़ आपको बाकायदा लिख के रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी। एंड वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड, मतलब एक बार आपने जब कोई चीज़ लिख दी, रख दी, तो अगर कभी हम उसको दोबारा पलट के देखना चाहेंगे, अगर उसमें कोई गलती है, ठीक है, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, या कुछ उसमें बहुत अच्छा हुआ तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये जो इन लोगों की व्यवस्था थी लिखने की, इससे अलग अलग चीज़ें निकल के आई, जैसे आपकी मेमोज हो गई, यानी किसी चीज़ को ब्रीफली लिखना है ना, बहुत बड़ी चीज़ को ब्रीफली आपने क्या किया, लिख के दिखा दिया कि ये काम हुआ है। फिर नोटिंग्स, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताना। रिपोर्ट, यानी आपने कहीं इन्वेस्टिगेशन किया या कोई सर्वे किया तो आपने उसकी पूरी रिपोर्ट लिख दी कि हाँ भाई हम यहाँ गए थे, हमने ये काम किया या फिर ये ऐसा हुआ, ठीक है, तो हर चीज़ आपने क्या किया, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया। सो नाउ द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कागजात हैं, चिट्ठियाँ हैं, सबको अच्छे से संभाल के रखे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या बनाया, रिकॉर्ड रूम बनाया, और ये रिकॉर्ड रूम जो इन्होंने प्रशासन के जितने भी इंस्टीट्यूट थे सबके साथ अटैच रखा, यानी हर ऑफिस का अपना एक रिकॉर्ड रूम होगा, चाहे आपका तहसीलदार का ऑफिस हो, तहसीलदार भाई जो कि आपका रेवेन्यू अधिकारी होता है, ठीक है, या फिर आपका कलेक्ट्रेट हो गया, कलेक्ट्रेट जो कि देखता है कि भाई रेवेन्यू प्रॉपर्ली कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, लोगों की ज़मीनों के रिकॉर्ड बाकायदे मेंटेन है कि नहीं, ठीक है, फिर आपका कमिश्नर है जो कि लॉ और ऑर्डर को देखता है, तो सब इन सब के ऑफिस का रिकॉर्ड अलग अलग होता था। सो द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड rooms. Specialized institutions like archives, museums were also established to preserve important records. अब इसमें आर्chiव और म्यूज़ियम भी बनाए गए, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक चीज़ हो गई, कोई आर्कियोलॉजिकल चीज़ हो गई, यानी कोई भी चीज़ जिसका कोई ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंस हो या लोगों को जानना ज़रूरी हो, उसका बहुत अच्छा महत्व हो, तो उसको जो है आर्chiव और म्यूजियम में सेफली रखा जाने लग गया। ओके, सो लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रेड इन द आर्chives। तो आज भी जो चिट्ठियाँ, जो मेमोज एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आई गई, इतनी सारी जो बातें आपस में या फिर इंस्ट्रक्शन आपस में लोगों ने बांटे, यानी जैसे भी उनका प्रशासन चल रहा था, वो सब आज भी आर्शीव में बहुत सेफली रखी गई हैं, उसको आप आज भी जाके देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर, ठीक है, तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो भी नोट रिपोर्ट प्रिपेयर करते थे वो सब भी आप जाके देख सकते हैं, और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वे आर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब जो उच्च अधिकारी थे, जो अपने अधीन के काम करने वाले अधिकारी थे, उनको जो इंस्ट्रक्शन भेजा करते थे वो तक सुरक्षित रखा गया है, राइट। So in the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist. Okay, this is an important term, very very important term.
ये अक्सर पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट डू मीन बाय कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफिस्ट आर दोज पीपल हु वेर स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के पहले में जो है ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, इसको दोबारा से लिखा गया, क्योंकि हर किसी की हैंडराइटिंग पढ़ी नहीं जा सकती है, राइट। तो इसको ऐसे लोगों ने कॉपी किया, दोबारा लिखा जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होती थी, ताकि उसको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जा सके। ओके, सो बाय द मिडल ऑफ द 19th century विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वे प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब इसके बाद जब हमारी प्रिंटिंग प्रेस खुल गई, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन आ गई, तब और अच्छा हो गया। अब इसकी बहुत सी कॉपीज उन लोगों ने प्रिंट करवाई और हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन लोगों ने प्रोवाइड कर दी, राइट। सुनाओ, ये था आपका पहला सोर्स। अब आपका जो दूसरा सोर्स है, ठीक है, दूसरा सोर्स क्या है आपका? सर्वेज। दिस इज योर सेकेंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सो सर्वे में क्या करते थे? द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जब आप किसी देश को आपने अपना गुलाम बनाया है, उस पर आप शासन कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों के हिसाब से सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, सो ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। यानी किसी देश पे अच्छे से शासन करने से पहले आपको उस देश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, सो बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वेज वे आर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। ठीक है, अब इन अंग्रेज़ों ने क्या किया 19वीं शताब्दी में, ठीक है, इन लोगों ने देश का एक बहुत ही गहन सर्वे किया, यानी हर तरीके से इन लोगों ने सर्वे कर डाला, खोजबीन कर डाली। ठीक है, ये लोग गाँव में गए, ठीक, गाँव में जाके इन लोगों ने क्या किया? रेवेन्यू सर्वे किया, यानी हमको किस खेत से कितना टैक्स मिल सकता है, ठीक है, वहाँ की टोपोग्राफी पता लगा, यानी वहाँ की जो भूमि है, ज़मीन है, किस प्रकार का मौसम है, वनस्पतियाँ, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे फसलें कैसी होंगी, वहाँ के जानवर, वहाँ के पेड़ पौधे, और वहाँ की लोकल हिस्ट्री, यानी वहाँ का इतिहास, फिर क्रॉपिंग पैटर्न, यानी वहाँ के जो किसान हैं किस प्रकार की फसलें लगाते हैं। तो ये सब इन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको उस एरिया में क्या करना था? एडमिनिस्टर करना था, उस पर शासन करना था। ओके, अब 19th century ख़त्म होते होते इन लोगों ने क्या किया? सेंसस ऑपरेशन शुरू किया। हर 10 साल पे सेंसस, आपको पता है सेंसस में क्या होता है? लोगों की जनसंख्या काउंटिंग होती है, ठीक है ना, मेल फीमेल बूढ़े जवान जो भी हैं, ठीक है, सब कुछ उसमें देखा जाता है। हर 10 साल पे सेंसस करना शुरू किया, एंड दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। ओके, तो देखिए सेंसस में लोगों ने ये पता लगाया कि हर प्रोविंस में, हर प्रदेश में इंडिया के कितने लोग हैं, कौन कौन सी जाति के हैं, उनका धर्म क्या है, वो किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं। एंड देयर वेर मेनी अदर सर्वेज, और भी इसके अलावा उन्होंने कौन से सर्वे किए? बोटेनिकल सर्वेज, यानी पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, वहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, वो। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल, यानी वहाँ के ह्यूमन बींग्स के ऊपर सर्वे, यानी, और जंगल, यानी लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें थी लोगों ने प्रॉपर स्टडी किया, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से हिंदुस्तान पे शासन करना चाहते थे। ओके, तो ये सब तो थी इनकी चीज़ें, जिसके द्वारा हिस्टोरियंस को बहुत से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती थी, ठीक है ना। अब इसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट है, यानी इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ठीक, अब इतनी रिकॉर्ड है हमारे पास, भाई किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे, वहाँ के पेड़ पौधे जानवर जनसंख्या, ठीक है, सब कुछ आपने नोट डाउन करके रखा है। लेकिन इसके अलावा भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा क्या था जो नहीं था, जो वो नहीं बताती थी, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉर्पस का मतलब ये जो एक इम्पॉर्टेंट एक निधि थी, मतलब पूंजी थी रिकॉर्ड्स की, वी कैन गेट टू नो अ लॉट, हमको बहुत कुछ पता लगता, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी क्या है? ऑफिशियल है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, आखिर इसको बनाया किसने है? उन्हीं अधिकारियों ने बनाया ना, जो उस वक्त शासन कर रहे थे। ओके, सो व्हाट दे वे आर इंटरेस्टेड इन, तो ये जो भी रिकॉर्ड इन लोगों ने तैयार किया है, इसमें इन लोगों ने वो ही मेंशन किया है जिसमें उनको क्या थी? दिलचस्पी थी, और व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर द पोस्टेरिटी। ठीक है, इन्होंने वही चीज़ें इंगित की जो कि इनके लिए ज़रूरी थी
और जो कि हम आने वाले जनरेशन्स को दिखाना चाहते थे, यानी वही चश्मा हमने लोगों को पहनाया जिस चश्मे से हम लोगों को जैसी चीज़ें दिखाना चाहते थे वो उनको दिखे. सो दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट. ठीक है, तो ऐसे रिकॉर्ड से हमको ये कतई नहीं पता चलता था कि देश के बाकी लोग उस वक्त कैसा महसूस करते थे एंड वॉट ले बिहाइंड द एक्शंस. ओके, और ये जो एक्शन लिए जाते थे उसके पीछे क्या होता था. ठीक है, तो बिहाइंड द कर्टन किसी ने लोगों ने बिल्कुल क्या किया था, उस पर कैंची चला दी थी. राइट, सो नाउ फॉर दैट वी नीड टू लुक अल्सवेयर. ठीक है ना, अब हम इस प्रकार की जानकारी कहाँ से लें. सो व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी. तो इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा हमने ऐसे बहुत सी चीज़ें खोजी और खोजते हमको बहुत कुछ मिला. ठीक, जैसे दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो एक बार मिलना आसान होता है. ठीक है, लेकिन हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं था. जैसे आपकी डायरीज़ हो गई जिसको कि बहुत से लोग लिखा करते थे, या फिर जो पिलग्रिम्स थे, ठीक है, जो बाहर के देश से लोग यात्राएं करने आते थे, धार्मिक यात्राएं. ठीक है, उन्होंने भी कुछ व्याख्यान दिए, कुछ बताया. जो लोग यात्रा करते थे, जो लोग यहाँ से वहाँ आते जाते थे, और जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध लोग थे, उनकी जो जीवनी होती थी, ऑटोबायोग्राफीज. ओके, एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वेयर सोल्ड इन द लोकल बाजार. ठीक है, तो ये ऐसे सोर्स थे जिसके द्वारा हमको लोकल लोगों के बारे में, कॉमन चीज़ के बारे में पता लग सकता था. राइट, सो एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वेयर डिबेटेड इन द पब्लिक. अब सबसे अच्छी चीज़ थी प्रिंटिंग प्रेस. अब जैसे ही प्रिंटिंग शुरू हुई और जैसे न्यूज़पेपर आपके छपने लगे, उसके बाद सारे के सारे मुद्दे क्या होने लगे, अब लोगों की नज़र में आ गए और लोगों ने क्या करना शुरू किया, उसके ऊपर बहस करनी शुरू की. ठीक है, लोगों ने इस पर विचार विमर्श करना शुरू किया. सो लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. अब जो लीडर्स थे, नेता थे, जो समाज को बदलने वाले लोग थे, ठीक है ना, जो क्रांतिकारी थे, जो मतलब थोड़ा सा समाज से सेटिस्फाइड नहीं थे, जो चेंजेस चाहते थे, तो वो अपने विचार को क्या किए, लिखना शुरू किए. चाहे वो पोएट हों या फिर नॉवल लिखने वाले हों, तो सब ने अपनी अपनी भावनाएं लिख के लोगों के बीच में बांटनी शुरू की. सो ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वे आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वे लिटरेट. अब इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट क्या था, इसमें सिर्फ वे ही इसका फ़ायदा उठा सकते थे जो कि पढ़े लिखे थे. सो फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीसेंट, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर्स ऑन द स्ट्रीट्स. ओके, तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड सिर्फ अधिकारियों द्वारा प्रिपेयर किए गए थे, जो कि सिर्फ अपनी इंटरेस्टेड चीज़ें, जो कि अच्छी चीज़ें उनको जो लगा ज़रूरी है वो उन्होंने दिखानी शुरू की. उसमें कॉमन लोग कहीं नहीं थे. ठीक है, तो वो पता लगाने के लिए हम आए यहाँ तक, पिलग्रिम्स तक, लोगों की डायरीज तक, ऑटोबायोग्राफीज़ तक, ट्रेवलर्स तक, ठीक है, बुकलेट्स तक, और न्यूज़पेपर और बाकी जो पोएम्स थे, नॉवेलिस्ट तक, उसके द्वारा हम लोगों ने आम जीवन के बारे में पता लगाया. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, यानी जो गरीब लोग थे. ठीक है, अब जैसे आपके जो किसान हो गए, हाँ, या फिर जंगलों में रहने वाले लोग हो गए, या जो कि आपकी माइंस में मजदूर काम कर रहे हैं, जो गरीब, जो आपकी स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं. ठीक है, तो इन सब की लाइफ के बारे में हमको कैसे पता लगेगा. सो गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क. तो ये जो लोग हैं इनके बारे में हमको कोई अकाउंट देखने में नहीं आता है. येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट. व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन. ठीक है, तो ये जो है हम देखते हैं कि जो आम जीवन है, आम लोग हैं, उनके बारे में हमको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन इसका भी एक तरीका है. ओके, सो योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. और हम लोग फटाफट एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्ट में, कि हमने आज क्या पढ़ा. और अगली क्लास में मैं आपको बोर्ड पे एक रफ चार्ट पेपर ड्रॉ करके, ठीक है, ब्रांचेस में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगी. सो थिंग्स विल बी मोर ईजियर टू यू. ओके, so let us now summarize very fast. So we have seen that history previously was just about the rulers when they were crowned or when the battle was fought. So history was synonymous with the dates. Okay, and history is about the changes that occur over time. It is comparing the past with the present, and then we talk about the time, we say before and the after. Okay, then we come further, and then what we see here, that there are some moments like national movement and the British rule over India. So for such events the dates cannot be fixed. Why? Because they take a span of time.
और जब हम इसको दूसरे इवेंट से कंपेयर करते हैं, तो जैसे आपके किसी राजा के शासनकाल की या उसके जीवन की, मृत्यु की, या फिर उसके क्राउन पहनने की डेट होती है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद फिर हमें देखा कि जो आपके हिस्टोरियंस हैं उन्होंने थोड़ा सा राजा की लाइफ से हटकर अब कॉमन लोगों के बारे में लिखने शुरू किया। ठीक है, सो दे हैव टेकन कंसिडरेशन और दे हैव फोकस्ड ऑन द कॉमन पीपल। फिर व्हाट यू हैव सीन कि डेट्स, यानी कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसमें अगर हमने बात किया आपकी ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, व्हाट वी हैव सीन दैट ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लाइफ ऑफ द governor general. Then what we have to do, that we have to concentrate on those matter which are most important to us. Okay, then what we have to do, that then old dates will be expiry and the new set of dates will come, that will be more important for us to know. और हम हिस्ट्री को क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवाइड करने से क्या होता है, हर चैप्टर में कोहेरेंस बैठ जाता है और इसमें सब कुछ सेंस निकलता है। ठीक है, और हम ऐसी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुई रहती हैं। ठीक, उसके बाद हमने जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन देखा। ठीक है, जिसमें आपको जेम्स मिल साहब, उन्होंने क्या किया है, इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया है। ठीक, और वो कहते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी जो है वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर है, वो डार्कनेस से जूझ रही हैं, उनके अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनका समाज बहुत ज़्यादा शिक्षित है, पिछड़ा है। तो इसको हम लोग जो है कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे अपना सारा ब्रिटिश स्टाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, जो भी हमारा जो आर्ट है, जो हमारा रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ हम यहाँ पे कैरेक्टराइज करें, तब यहाँ पे एनलाइटमेंट आएगा और लोग यहाँ पे खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी पीरियडाइजेशन से लोग संतुष्ट नहीं थे, तो उसके बाद दूसरे हिस्टोरियन थे, उन लोगों ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को जो है डिवाइड किया एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में। लेकिन ये भी प्रॉपर नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें जो मॉडर्न टर्म यूज़ किया गया था, जिसमें कि आपके इस तरह के फीचर्स होने चाहिए थे, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, वो यहाँ से गायब थे, क्योंकि ना तो किसी को इक्वलिटी थी, ना फ्रीडम था, ना लिबर्टी, तो ये भी फेल हो गया। तो अंततः हिस्टोरियन ने जो है आपका जो वर्ड यूज़ किया वो था आपका कॉलोनियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉलोनियल का मतलब बताया गया है, मीन्स कॉलोनियल मीन्स व्हेन a country subjugates over other country and what it does, it makes changes in its political, economic, social and cultural lives. Okay, और अंग्रेज़ों ने क्या किया उसके बाद, what the British have done, what they have done, they have put a revenue on us. ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करके what they have done, they have meet all their expenses, और जो भी गुड्स खरीदते थे सस्ते में लेते थे, और क्रॉप्स वो उगाने देते थे जो कि वो लोग एक्सपोर्ट कर सकें और पैसा कमा सकें। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे समाज में जो भी बदलाव आया, ठीक है, वो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा हमको बहुत बाद में देखने में मिला। ओके, अब जो हिस्टोरियंस का सोर्स होता है वो किस प्रकार से हमको पता लगता है, वो हमको पता लगता है आपके रिकॉर्ड से। ठीक है, जिसमें कि आपके मेमोज, नोटिंग, रिपोर्ट्स आ जाते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ को राइटिंग में लिखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट सोर्स इज योर नेक्स्ट व्हाट यू हैव सीन द कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, कैलीग्राफिस्ट आर दोज पीपल हुज राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इनका काम क्या था कि जो भी आपकी ये जो चीज़ें थी, इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे, उसको लोग दोबारा प्रॉपरली अच्छी राइटिंग में लिख के रखते थे और उसको प्रिजर्व किया जाता था। ठीक, एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव सीन आपका सर्वे। तो सर्वे में क्या किया, ब्रिटिश ने हमारी इंडिया की जो भी लोग हैं, जनसंख्या हैं, या पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जानवर हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है, सबके बारे में लोगों ने रिकॉर्ड किया और उसको लिख के रखा, ताकि वो प्रॉपरली हमारे इंडिया के ऊपर शासन कर सके। उसके बावजूद भी अब ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ही तैयार किया गया था, तो इसमें जो है कॉमन लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। इसमें वही चीज़ें लिखी थी जो कि इन लोगों के लिए ज़रूरी था। ओके, तो यहाँ पे काम आम लोगों के लिए जानने के लिए हम लोग गए यहाँ पर आम जनता के बीच में, यानी ऐसे लोग, ठीक है, जो कि पढ़े लिखे थे और जो पोएम्स लिखते थे, ठीक है, या नोवेल्स लिखते थे। ओके, सो प्रिंटिंग आने के बाद फिर ये चीज़ें प्रिंटेड होके बाहर आई, जिससे कि लोगों के बीच में उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हुई। उसके बावजूद भी जो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे, जैसे किसान थे, वर्कर थे, ट्राइबल्स थे, इनके बारे में हमको कहीं भी हिस्ट्री मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जनता का एक लेवल है जिसके बारे में लिटरेट लोगों ने भी नहीं लिखा, ब्रिटिश लोगों ने भी नहीं लिखा। ओके, सो दिस इज़ योर होल चैप्टर। और इसमें आपके जो कुछ बॉक्सेस दिए हैं, इसको हम लोग अगली क्लास में फिर से कवर करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है भी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई क्लास, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल डियर फ्यूचर, हियर आई कम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।
Until the next class, see you. Bye bye.